दोस्तों, आरक्षण को लेकर के किसी भी राज्य में विवाद होता है तो हमेशा ये बात सुनने को मिलती है कि मांग हो रही है कि आरक्षण को बढ़ाया जाए। लेकिन पहली बार यहां सुनने को पा रहे हैं कि आरक्षण को कम करने की मांग हो रही है, और कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जो वहां पे मुख्यमंत्री हैं वही ये बात कह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चाहते हैं कि उनके राज्य में आरक्षण कम कर दिया जाए, और क्या सच में ऐसा संभव है? और दूसरी बात कि आखिर फिर बढ़ा कैसे था, और तीसरी बात कि इस पर आखिर इतना विवाद क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री को ही यह बोलना पड़ रहा है। और उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार या हम यूं कहें कि उपराज्यपाल इसमें दखल दे के आरक्षण को कम करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में कोई जेनजी आंदोलन हो जाए। तो आखिर किस प्रकार का जेनजी आंदोलन हो सकता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के कई देशों में जेनजी जो है एक विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भारत में भी हुआ, लेकिन भारत का तरीका थोड़ा सा अलग था। लेकिन अब ये बात जब जेनजी आंदोलन को जोड़ करके ही कोई नेता कह रहे हैं तो आखिर उसके पीछे की भावनाओं को समझना पड़ेगा क्या है। चलिए, सबसे पहली बात एक जरूरी जानकारी के साथ कि अगर आप दृष्टि आईएएस की यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अपने घर से, और ये ऐसी क्लास के साथ करना चाहते हैं कि आपको फिर उसके बाद कोई और क्लास करने की जरूरत ना हो, यानी कि यूपीएससी की पूरी तैयारी चाहे जीएस के प्रीलिम्स की हो चाहे जीएस के मेंस की हो, तो आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और दृष्टि की जो क्लासेस होती हैं नोएडा क्लासरूम वाली, वही क्लास आपको मिलेगी। 400 प्लस क्लासेस हैं। इसके अलावा इसमें स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ ही क्लास को आप 3 साल तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है जिन्हें 2028, 2029 या 2030 में एग्जाम देना है। और इसके साथ ही 3 साल की करंट अफेयर भी मिलेगी, यानी कि आप करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सीधे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए, सीएम है उमर अब्दुल्ला। तो 14 अगस्त को उनके माध्यम से बात कही गई मीडिया में और कई जगहों पर कि आरक्षण आरक्षण का एक प्रस्ताव था उनके उनके द्वारा उपराज्यपाल को, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और अगर नहीं होगी तो जेनजी जैसा विरोध हो सकता है, ऐसा डर है। तो अब बात आती है कि कैबिनेट ने यह प्रस्ताव दिया कब था। तो नवंबर 2025 में दिया था, यानी कि लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं, और एलजी के पास अभी यह लंबित है। तो अब यहां पे बात है कि एलजी और केंद्र मंजूरी दबाकर रखते हैं, ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाया गया। दरअसल ये जो पूरा प्रस्ताव है, क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश है, तो एलजी की मंजूरी यहाँ पे काफी मायने रखती है। तो इस बात को हम आगे और समझेंगे। लेकिन यहाँ पे चर्चा में क्यों है? देखिए, आरक्षण को लेकर के जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण को हम खत्म नहीं करना चाहते जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसे हम तर्क संगतिकरण करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जितना तर्क के हिसाब से होना चाहिए उतना हो। दरअसल हुआ ये कि पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर में वैकेंसी आ रही है, और जो वैकेंसी आ रही है उसमें यह दिखाई दे रहा था कि जो गैर आरक्षित सीटें हैं वो काफी ज्यादा कम वहां पे दिखाई दे रही थी। तो वहां के जो मुस्लिम समुदाय हैं, अन्य कुछ समुदाय हैं जो अनारक्षित में आते हैं, उनके द्वारा काफी विरोध हुआ। काफी विरोध के बाद फिर कई अन्य उन्हीं की उमर अब्दुल्ला की पार्टी के ही सांसदों ने आवाज उठाई, पार्टी के अंदर से भी आवाज उठी कि यहाँ पे सिर्फ विपक्ष की बात नहीं थी, उनकी पार्टी से ही जब असंतोष उठा तो यह मामला उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित सरकार का एक प्रतीक बन चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि ये पूरी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, 2019 से पहले आपको पता है कि वहां पे 370 था। अब उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ? 370 हट गया। सरकारी नौकरियों में उस वक्त आरक्षण 43% था उस टाइम पे। तब वहां पे एससी, एसटी, ओबीसी और उसके अलावा कुछ अन्य लोगों के लिए था। तो यहाँ पे दिव्यांग और पूर्व सैनिक सब मिला के एक आरक्षण था 43%। अभी की स्थिति में यह आरक्षण जो है 60% है। अब यहाँ पे आपने थंबनेल भी देखा होगा, वहां पे 70% लिखा है। तो ये 70% क्यों कहा जाता है? दरअसल इसका थोड़ा सा डाउट आ जाता है, कहीं कहीं पे जो मीडिया में भी बातें आई है ना, कुछ अलग तरह से आई है। दरअसल क्षैतिज आरक्षण जो है वह दिव्यांग और पूर्व सैनिक के लिए है, तो इनको मिला के 10% का क्षैतिज आरक्षण होता। तो कहीं कहीं पे इसी को 60 के साथ 10% जोड़ दिया गया है, लेकिन इस तरह से यह काम करता नहीं है। वह क्षैतिज आरक्षण बाकी आरक्षण के अंदर ही काउंट होता है, तो 60 में ही रहता है। अब ये व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि 2024 में जम्मू कश्मीर में कोई जब उस दौरान कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, वहां के एलजी मनोज सिन्हा थे, और सोचिए कि राज्य में कोई सरकार नहीं है, एलजी नहीं अपने प्रशासनिक परिषद ने वहां पे एक फैसला ले लिया चुनाव से ठीक पहले, जो लोकसभा चुनाव था 2024 में, और वहां पे आरक्षण को बढ़ा दिया गया।
तो आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन हुआ और आरक्षण जम्मू कश्मीर में बढ़ गया। तो अब क्या हुआ कि किससे मिला अतिरिक्त आरक्षण, तो 10% एसटी आरक्षण और बढ़ गया। नए समुदायों को एसटी सूची में शामिल किया गया, जिसमें कि पहाड़ी भाषाई जाति समूह, पट्टारी जनजाति, कोली, गद्दा, और इन्हें मूल एसटी आरक्षण जो गुज्जर बकरवाल के लिए 10% था उसे बरकरार रखा गया और उसी में 10% और बढ़ा दिया गया, तो 20% हो गया। तो दरअसल जो पहाड़ी हैं इनको लेकर के लंबे समय से मांग चल रही है। अब ये कोई जनजाति नहीं है, बल्कि ये क्या है, भाषाई और जाति समूह है। अलग अलग जातियों के लोग इन भाषाओं में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाषा को आधार बनाया गया है। तो ये पहाड़ी जो है समुदाय है, इनके बारे में थोड़ा सा और आपको जानना चाहिए। तो दरअसल मुद्दा इन्हीं से उठा है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर ही एक बहुत अन्य वर्गों में विरोध भी चल रहा था। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि इन्हें आरक्षण ना दिया जाए, बल्कि ये कहा जा रहा है प्रस्ताव में कि आरक्षण की सीमा को थोड़ा पीछे किया जाए, क्योंकि आपको पता है, आपने सुना भी है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है, वो केस आपको मैं बताऊंगा, जिसकी सीमा थी 50% की, आगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहाड़ी समुदाय का मुख्यतः जो है राजौरी, पुंछ, पीर पंजाल, कश्मीर के कुछ हिस्सों में यह निवास करते हैं। भाषाई जाति समूह है, कोई एक जाति से नहीं है। तो राजपूत, सैयद, मुगल, पठान जैसी कई जातियां इसमें आ जाती हैं। अब देखिए, दरअसल ये मांग 1989 से चल रही थी, और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि गुज्जर और बकरवाल के लिए भी चल रही थी। तो 1989 से मांग चल रही थी, लेकिन 1991 में गुज्जर और बकरवाल की मांग तो मान ली गई, पहाड़ी समुदाय की मांग नहीं मानी गई थी, और वो भी फिर फाइनली मान ली गई। तो एसटी के लिए 20% आरक्षण, पिछड़े क्षेत्र निवासियों के 10%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ईडब्ल्यूएस आपको पता है ना, 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में, तो उसके माध्यम से भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससी के लिए 8, ओबीसी के लिए 8, और इसके बाद सीमा क्षेत्र के निवासियों के लिए 4, तो कुल आरक्षित हो गया 60 और अनारक्षित हो गया 40। अब यहाँ पे एक बात आती है, जो मैंने आपसे कहा कि 60 और 70 में से जो क्षैतिज आरक्षण है उसको 6% सैनिक का है और 4% दिव्यांग का है, उसको लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन वो दरअसल इस तरह से होता नहीं है, टेक्निकली ऐसा सही नहीं है। अब बात आती है विवाद क्यों भड़का। कश्मीरी भाषी मुस्लिम समुदाय को असर की गंभीरता समझ में आई। कुछ ऐसे एग्जाम थे जहां पे देखा कि उनकी सीटें कम हैं, वहां पे कई उच्च स्कोर छात्र सामान्य श्रेणी में सीट नहीं पा रहे थे। तो कुल मिला के एक बड़ा ही विरोध हो रहा था राज्य के अंदर। उसके बाद फिर जब लगातार वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आ रहा था उसमें ये चीज दिखी, तो एक मांग उठने लगी और सरकार पे दबाव पड़ा। तो सरकार ने भी यहाँ पे अपनी तरफ से बात कही कि विधानसभा में उन्होंने आंकड़े दिए कि जम्मू में कश्मीर से कहीं ज्यादा प्रमाण पत्र है। यानी कि सीधी सी बात है कि जैसे मैं कहूँ कि ये इस समुदाय का है, तो उस समुदाय का उनके पास एक सर्टिफिकेट है, उसी के माध्यम से उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं वो जम्मू में ज्यादा, जम्मू के लोगों को ज्यादा मिले हैं, कश्मीर के लोगों को कम। यानी कि जो आरक्षण का फायदा ज्यादातर लोगों को मिल रहा है वो जम्मू में मिल रहा है, कश्मीर के लोगों को कम मिल रहा है। तो इसी पर फिर पार्टी के अंदर से भी बातें उठी, और उसके बाद मैंने कहा था कि 50% सीमा की एक बात आती है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो केस है, मंडल केस जिसको कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था और 9 जजों की बेंच। देखिए, आपको ये बड़ा मैटर मानना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड माना जाता है 50% की कैप, लेकिन फिर उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्योंकि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, बात कही गई थी। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ये एक सरकार के लिए बेंचमार्क भी है कि सरकार एटलीस्ट इतना तो रख ही सकती है किसी भी राज्य में। तो यहाँ पे 9 जजों की बेंच ने कह दिया कि कुल आरक्षण 50% तक सीमित किया जा सकता है, तो असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे बात है कि पूरे भारत पर यह लागू है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, हर जगह आप जिस राज्य में वहां भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। तो ये जो है मतलब 50% का, ये सब जगह लागू है। अब ये केस के आधार पे कोई भी कहीं जा सकता है, अगर किसी राज्य में कम है 50% से कम, तो वो कैप के लिए मतलब वो मांग कर सकता है, मांग हो सकती है। अब यहाँ पे बात आती है फिर आगे क्या हुआ। दरअसल ये जब देखा गया कि आरक्षण काफी ज्यादा बढ़ चुका है राज्य में, तो कैबिनेट उप समिति बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट जो थी अक्टूबर 2025 में 50% सीमित करने की सिफारिश की। यानी उन्होंने ये कहा कि 50% हम ले आते हैं, जो स्टैंडर्ड है कि 50% की कैप भी लगी हुई है, तो उतना तो हम दे ही सकते हैं। तो कैबिनेट ने स्वीकारा, और इसको फिर क्या हुआ, कैबिनेट ने तो स्वीकार लिया जो वहां की राज्य सरकार है, लेकिन वहां पे फिर फाइल जो एलजी के पास गई, उसके बाद अभी उस पर कोई जवाब या हम कहें प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इसीलिए मांग उठ रही है। अब यहाँ पे बात आती है एलजी और सीएम के पास क्या विकल्प है। तो उपराज्यपाल क्या कर सकते हैं, या तो मंजूर कर सकते हैं, या कोई बदलाव सुझा सकते हैं, या केंद्र भेजें, या अनिश्चित काल तक लंबित रखें। अलग अलग विकल्प है, लेकिन अनिश्चित काल तक अब लंबित रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी पीछे से
जुडिशियल रिव्यू करने के लिए तैयार खड़ा है। और मुख्यमंत्री के पास सीमित विकल्प हैं, सार्वजनिक दबाव बना सकते हैं, जैसे कि अपनी बातों से कह रहे हैं, विधानसभा में इस मुद्दे पर उठा सकते हैं, केंद्र से राजनीतिक बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सीधे तौर पर कोई संवैधानिक शक्ति इस क्षेत्र में तो नहीं है। अब सारी बातों का निष्कर्ष देखें तो यहाँ पे एक फाइट किस प्रकार की है कि एक तरफ सामाजिक न्याय है और दूसरी तरफ मेरिट आधारित समान अवसर की बात है। तो मांग जो चल रही है वो उसी वजह से चल रही है जिसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि नंबर ज्यादा आने के बावजूद उन्हें वो सीट नहीं मिल पा रही जो काफी कम नंबर पे किसी को मिल रही है। तो खींचतान ये वही वाली चल रही है। तो पहाड़ी को शामिल करने की जो कोशिश हुई उससे कुल आरक्षण को 43 से 60% किया गया, कुछ और आरक्षण बढ़ा अलग अलग क्षेत्रों में। तो अब इस चक्कर में हुआ क्या कि अब मुद्दा निर्वाचित सरकार बनाम एलजी अधिकार बन चुका है। तो इसमें आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो है कि एलजी को 50% सीमा पर प्रस्ताव पर जल्द ही एक फैसला लेना चाहिए, आदर्श स्थिति है, और वो फैसला पारदर्शी भी होना चाहिए, ये एक डिमांड है। आंकड़ा आधारित समीक्षा हो, यानी कि जो भी समीक्षा हो आंकड़ों के आधार पे हो, और सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा के अनुरूप संतुलन जो बनाया जा सकता है वो बनाया जा सके। और उसके साथ ही केंद्र राज्य संबंधों में एक विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में संघीय शासन की व्यवस्था है, यानी कि कोई एक सरकार नहीं है पूरे देश में, एक से ज्यादा है, क्योंकि राज्य की भी सरकारें हैं, और उन दोनों के बीच में एक संतुलन और एक बैलेंस बहुत ही जरूरी है। उसके लिए जो राज्य है वहां के समुदायों से भी संवाद राजनीतिक स्तर पर तो खैर हो ही सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी डिसीजन होगा वो एलजी की तरफ से अभी आने वाला है। अभी आपके लिए एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। और पहला स्टेटमेंट है, आरक्षण पर 50% की सीमा इंदिरा साहनी केस 1992 के सुप्रीम कोर्ट फैसले से आती है। दूसरा, मार्च 2024 में पहाड़ी, पट्टारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण को एसटी सूची में शामिल किया गया। तीसरा, जम्मू कश्मीर में वर्तमान वर्टिकल आरक्षण आधिकारिक रूप से 60% है। अब आपको बताना है कितने कथन इसमें सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई भी नहीं। तो इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।